मेरे प्यारे व्यूअर्स, मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद देती हूँ कि आप मेरी कहानियों को देख रहे हैं और मेरे व्यूज़ भी बढ़ रहे हैं। कृपया मेरे चैनल गोल्डन वॉइस हिंदी कहानियों को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी, उस रात की हकीकत। वो रात याद आती है तो दिल कांप जाता है। मैं शायद उसे कभी भूल भी नहीं पाऊंगी। डर के मारे मेरा रोम रोम आज भी कांप उठता है। आज से 10 साल पहले जब मैं और मेरी सखी दिव्या ने कहीं घूम आने का प्लान बनाया। कहाँ जाया जाए, इस बात पर यह निश्चित हुआ कि सर्दियों का मौसम है तो जयपुर घूमने और वहाँ के प्रसिद्ध सामान को खरीदकर मस्ती करना ही उचित होगा। हम दोनों सहेलियाँ घर से जयपुर जाने के लिए बस में सवार हुईं। हमने गंतव्य पर पहुंचकर एक सस्ते पर अच्छे छोटे होटल में डेरा डाल दिया। 2 दिन में हमने पूरा जयपुर और उसके प्रसिद्ध बाज़ारों में खरीदारी करी। मन संतुष्ट था कि घूमने का घूमना हो गया और मनपसंद खरीदारी भी हो गई। तभी मेरी सहेली ने सुझाव दिया कि क्यों ना अजमेर शरीफ भी होते चलें, क्योंकि पता नहीं फिर कब इस तरफ आने का मौका मिले। हमने अजमेर शरीफ की बस पकड़ ली। बस में कुछ ज़्यादा यात्री नहीं थे। हम आराम से अपनी सीटों पर बैठ गए। बस कई वीरान जगहों से होकर भी गुजर रही थी। नींद आने के बावजूद मैंने जागना ही उचित समझा। दिव्या आंखें बंद करके सोने का प्रयास कर रही थी। ड्राइवर भी बस को पूरी रफ्तार से भगाए चले जा रहा था। बस की सवारियां तो ठीक ही लगती थीं, पर अगर ड्राइवर अनपेक्षित तरीके से बस की रफ्तार बढ़ाता चला जाए तो मन अनजाने भय से ही भर उठता है। लोगों ने ड्राइवर से रफ्तार धीरे करने को कहा तो उसने कुछ रफ्तार धीरे कर दी, पर फिर से उसे भगाने लगा। एक बुजुर्ग ने फिर से ड्राइवर को रोका कि बस की रफ्तार को प्लीज़ कम कीजिए। तो ड्राइवर ने जवाब दिया कि यह इलाका खतरनाक है, जितनी जल्दी हो सके पार करना होगा। ड्राइवर की बात सुनकर सभी सन्न रह गए। हमारी हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। अब लग रहा था कि हमें इस रास्ते आना ही नहीं चाहिए था। बस तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ी जा रही थी कि अचानक बस के नीचे कुछ आ गया। एक तेज़ आवाज़ जो पीछे की टायर की तरफ से आई थी, उसके साथ बस रुक गई। ड्राइवर कंडक्टर नीचे उतरे तो पता चला कि पिछला टायर पंचर हो गया है और अतिरिक्त टायर भी नहीं था बस में। अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, सभी सोच में पड़ गए। रेतीली अनजान जगह, अमावस की गहरी काली रात, जंगली जानवरों का डर और बस का यूं खराब हो जाना, सबके तो जैसे होश ही उड़ गए थे। अब क्या करें क्या ना करें, किसी के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी कंडक्टर को थोड़ी दूर एक रोशनी दिखाई दी। उसने सबसे कहा कि देखो वहाँ रोशनी दिखाई दे रही है, हो सकता है कि वहाँ कोई गांव हो। चलो सब वहाँ चलते हैं, शायद रात भर के लिए कोई सुरक्षित जगह मिल जाए। अगर एक कोठरी भी मिल गई तो तब सब वहाँ एक साथ बैठकर रात तो गुजार ही सकते हैं। सब कंडक्टर की बातों से सहमत हो गए। सबने अपना अपना सामान उठाया और चल पड़े उस रोशनी की ओर। जैसे ही वो सब उस रोशनी के नज़दीक पहुँचे तो हमें एक बड़ी सी कोठरी दिखाई दी, जिसे देखने से लग रहा था कि वो कोई बहुत ही पुरानी सराय है, जहाँ भूले भटके मुसाफिर रुकते होंगे। सब कोठरी के दरवाजे के बाहर खड़े हो गए। ड्राइवर ने हिम्मत करके दरवाजे की सांकल खटखटाई। एक बहुत ही बूढ़े व्यक्ति ने दरवाजा खोला। उनके सिर पर एक बड़ी सी पगड़ी थी। गले में पुराने जमाने का कोई आभूषण भी था। कानों में भी कुंडल पहन रखे थे। कुर्ते की ऊपर उन्होंने एक सदरी पहनी हुई थी। कमर में धोती थी। पैरों में पुराने जमाने के ऊंट के चमड़े की बनी मोजड़ी पहनी हुई थी और हाथ में एक बड़ा सा लठ ले रखा था। वो और उनका पहनावा बहुत ही अजीब लग रहा था। तभी कंडक्टर ने बड़ी हिम्मत करके पूछा, ताऊ साहब, बस पंचर हो गई है, हम सबको रात
समय के अनुसार काम करके सोने के लिए लेट जाओ। ये रहे कंबल, सब बिछा लो। हम सब ने चौधरी मोहन सिंह की सारी हिदायतों के अनुसार काम किया और कंबल बिछाकर लेट गए। जिनके पास अपनी शॉल और चादर थे वे सब ओढ़कर लेट गए। मेरे और दिव्या के पास गर्म शॉलें थीं। हम अपनी शॉलें ओढ़कर लेट गई। डर के मारे बुरा हाल था। इतने भीड़ जंगल में अनजान लोगों के साथ रात बिताना, बस भगवान का ही भरोसा था। सोने का तो सवाल ही नहीं था। हम दोनों एक दूसरे के हाथ को कसकर पकड़कर बस लेटी रहीं। चौधरी जी ने एक बार फिर सबको बाहर ना जाने की हिदायत दी और सबको सोने के लिए कहा। लगभग 12 बजे के बाद ना जाने कंडक्टर को क्या सूझी, उसे बीड़ी पीने की तलब लगी और वो बाहर जाने लगा। चौधरी जी ने उसे बहुत रोका, लेकिन वो नहीं रुका। कंडक्टर के बाहर जाने के बाद चौधरी जी ने जल्दी से कोठरी के किवाड़ को बंद कर लिया और साथ में पटरे की मदद से किवाड़ को भी पक्का बंद कर दिया कि कोई भी भीतर ना आ सके, और सारे रोशनदान और खिड़कियों को भी बंद कर दिया। कुछ देर के बाद बाहर से बहुत बुरी बुरी और डरावनी आवाज़ें आने लगी। साथ में कंडक्टर की भी आवाज़ें सुनाई दी। वो चिल्ला चिल्लाकर बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था। कोठरी के कुछ लोग कंडक्टर की मदद के लिए बाहर जाने लगे, लेकिन चौधरी जी ने उन्हें यह कहकर रोक दिया कि अगर सब बाहर गए तो सर्वनाश हो जाएगा। वो शैतान अगर भीतर आ गया तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। सब अपनी जान के विषय में सोचकर पीछे हट गए। फिर चौधरी जी ने सबसे कहा कि सब अपनी अपनी जगहों पर लेट जाएं और उनकी बात मानना हम सबकी मजबूरी थी। हमने सबने वही किया जो चौधरी जी ने कहा। 1 आध घंटे के बाद सबको नींद आ गई। हम सब सुबह उठे तो वहाँ का मंजर देखकर हम दंग रह गए। हम सब रेत पर लेटे हुए थे और वहाँ से कोठरी गायब थी। केवल हम लोगों का सामान ही पड़ा हुआ था। वहाँ 2 समाधियाँ बनी हुई थीं, जिन पर चौधरी मोहन सिंह और रुक्मणी बाई लिखा था। हम सब ये देखकर हैरान थे कि आखिर रात को जो हुआ था वो ख्वाब था या हकीकत। तभी वहाँ से एक चरवाहा अपनी गायों के साथ निकला। उसको हम सब लोगों ने सारी बातें बताई तो उसने बताया कि यहाँ बहुत समय पहले एक सराय हुआ करती थी, जिसकी रखवाली चौधरी मोहन सिंह और उनकी घरवाली रुक्मणी बाई किया करते थे, और उन दोनों के स्वर्गवास के बाद आज भी उनकी आत्माएं यहाँ भटके हुए मुसाफिरों की मदद करने आती हैं। इस इलाके में बहुत शैतानी आत्माएं रहती हैं जो लोगों को कत्ल कर देती हैं, लेकिन मोहन सिंह और उनकी पत्नी रुक्मणी बाई अच्छी आत्माएं हैं, इसीलिए वे लोगों की मदद करने आ जाती हैं। ये सब कहकर चरवाहा वहाँ से चला गया और हम सबके मुंह और आंखें खुली की खुली रह गईं। फिर हम सब ने अपना सामान उठाया और बस की ओर आए तो देखा वहाँ कंडक्टर की लाश लहूलुहान पड़ी थी। वो सब देखकर हम सबका दिल दहल गया। थोड़ी देर के इंतजार के बाद वहाँ से एक दूसरी बस गुजरी और हम सब उसमें बैठकर अपने गंतव्य को रवाना हो गए।